बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इमरान किसी मसरूफियत की वजह से आज हमें ज्वाइन नहीं करेंगे और आज मैं अकेली मुजाहिद हूँ यहाँ पे। उम्मीद करते हैं जी आपका मंडे का आगाज़ अच्छा हुआ होगा या होने वाला होगा, क्योंकि आज अगर आप सुबह उठेंगे तो आपको लाहौर के अंदर स्पेसिफिकली पंजाब के अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो आपको शदीद धुंध मिलने वाली है। के शुक्र है कि ये स्मॉग थोड़ी कम हुई है, बट स्टिल अब ये फॉग का जो मामला है आपको पता है दिसंबर के अंदर रहता है, और दिसंबर में स्मॉग रहने की वजह से और फॉग रहने की वजह से आपकी जो आमदोरफ्त है वो भी मुतासिर होती है। आप तमाम लोग जो इस वक्त घरों से जाने वाले हैं ऑफिसेज या कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, तो आपको बता दें कि हर तरफ धुंध है। हद निगाह में कमी के बायस जो मोटरवेज हैं वो कई मकामात से बंद की गई है, जबकि कौमी शाहराहों की भी बात की जाए तो वहाँ भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। तो लिहाजा वो तमाम हजरात जो इस वक्त कहीं रोड पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं 10-15 मिनट का मार्जिन ज़रूर रखें ताकि आप स्लो अपने ऑफिस जा सकें या जहाँ भी कहीं आपने जाना है, क्योंकि अगर आप इस धुंध के अंदर तेज़ गाड़ी चलाएंगे तो ये आपके लिए भी खतरा है और दीगर लोगों के लिए बहुत खतरा है। और लाहौर के अंदर तो स्पेसिफिकली मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा धुंध इसलिए भी होती है अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, जिसकी वजह से आप थोड़े बॉदर हो सकते हैं। सो बी सेफ एवरीवन, और इस वेदर को एंजॉय करनी बड़ी मुश्किल से सर्दी आ रही है, लेकिन ऑब्वियसली स्मॉग और फॉग को एंजॉय करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि गले बैठ जाते हैं और फिर बड़े मसाइल हो जाते हैं। चलिए जनाब, एक और चीज़ बैठी है और वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बैठी। वो कैसे बैठी जी? पर्थ टेस्ट के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 360 रन से हार गई। कैंगरूज ने जी अपनी ही सरजमीन पर शाहीनों को रोंद डाला। पर्थ टेस्ट में मैच के चौथे दिन ही ऑस्ट्रेलिया की 360 रन की फतह अपने इख्तिताम पर पहुंची। उस पर ऑस्ट्रेलिया टीम जीत गई। इस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो डायरेक्टर है मोहम्मद हफीज साहब, उनका वो दावा धरा का धरा रह गया कि हम मुकाबला करने नहीं जीतने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान को खेल के हर शोबे में कहा जाए कि अगर आउट क्लास कर दिया तो ये गलत नहीं होगा। दूसरी इनिंग्स में जी पाकिस्तानी टीम सिर्फ 89 रन पर ढेर हो गई और पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में साउथ शकील 24 और बाबर आजम 14 रन बना सके। इस इनिंग्स के अलावा बाबर आजम ने अपने 13,000 जो रन हैं वो भी कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा जी साउथ शकील और बाबर आजम के अलावा कोई और बैट्समैन डबल फिगर्स में दाखिल नहीं हुआ। पाकिस्तान की जानिब से जो दूसरी इनिंग्स है उसमें अपने करियर का पहला टेस्ट मैच खेलने वाले खुरम शहजाद ने 3 विकेट्स ली और पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान की बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, तीनों शोबों में कारकर्दगी अनफॉर्चुनेटली बड़ी मायूस कुन रही। और जिस तरीके से फील्डर्स ने कैच ड्रॉप किए, जिस तरीके से बॉलर्स ने बॉलिंग की, फहीम अशरफ को खिलाने का बाज़ाहिर तौर पर कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। अब पाकिस्तानी टीम जी मेलबर्न जाएगी, जहां पे 26 दिसंबर से सीरीज़ का जो दूसरा क्रिकेट मैच है वो शुरू होगा। और पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं ख़ासतौर पर मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें, वो इतनी कामयाब साबित नहीं हुई और हमेशा से हम मिडिल ऑर्डर को लेके काफ़ी हमारी टीम स्ट्रगल करती है और वो इतनी कामयाब नहीं हुई। ज़ाहिर हम सब ने इस मैच के अंदर देखा और यकीनन ये हमारे एक लम्हा फिक्रिया भी है। पाकिस्तान के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मेलबर्न टेस्ट है कुछ बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की जाएंगी। और शान मसूद ने मैच के बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की, हमारे कप्तान ने उनका एज अ कैप्टन जिनका डेब्यू था इस टेस्ट मैच में, कि हमने पहली इनिंग्स में उन्होंने कहा जी स्लो बैटिंग की 60 से 70 रन वो कहते हैं जी हमारे टारगेट से कम थे, जिसकी वजह से लीड बढ़ी और बॉलिंग मगर हमने अच्छी की, मगर जो ऑस्ट्रेलियन अटैक की तरह जो डिसिप्लिन है वो हम बरकरार नहीं रख सके। लिहाजा उन्होंने कहा जी कि हम इस हार को पॉजिटिव लेंगे और अगले टेस्ट मैच में अच्छी कारकर्दगी का भी मुजाहरा करेंगे। और साथ साथ मोहम्मद हफीज साहब ने भी पर्थ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पाकिस्तान की जो बैटिंग यूनिट है उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और सीनियर खिलाड़ियों का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो ही परफॉर्म करें। सरफराज अहमद ने गुज़िश्ता मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी, ऐसा भी कहा मोहम्मद हफीज़ ने, और गुज़िश्ता मैच में अपनी परफॉर्मेंस से अव्वलीन तरजीह जो है उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद थे। और सरफराज अहमद की जो अगर हम पुरानी परफॉर्मेंसेस की बात करें तो उनकी कारकर्दगी को 4 से 6 माह गुजर गए हैं और पहले भी तमाम ऑप्शंस मौजूद थे, अभी मौजूद हैं। वो सिर्फ एक मैच की कारकर्दगी पर अनफॉर्चुनेटली हम फैसला करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं एक फैसला नहीं करेंगे। मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा खेलते हैं जी, उन्होंने कहा कि खेल सकते भी हैं और फैसला सिडनी की कंडीशंस और पिचेस देखकर करेंगे, जबकि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम ही सिर्फ अच्छी कारकर्दगी के जिम्मेदार नहीं हो सकते। इसी पे जी हम बात करते हैं, क्योंकि अभी जो पर्थ टेस्ट का मामला है अनफॉर्चुनेटली कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है जिससे हम बार बार कह रहे हैं। इसी पे हम अपने तज्जियाकारों से
राय ले लेते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद होंगे, रिशाद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। आई होप इट्स अ प्लेजेंट एंड गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो रिशाद साहब आपकी जानिब आएंगे। ये जो पर्थ टेस्ट था, इससे एक्सपेक्टेशंस हमारी अच्छी थी, दो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैचेस का हमारा कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है और जिसकी वजह से हम खुद भी मेंटली प्रिपेयर थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम है व्हेन इट कम्स टू टेस्ट। क्या कहेंगे पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को लेके? जी मतलब बिल्कुल आपने सही तज्जिया किया। जो पहले किया वो ये कि पाकिस्तान टीम को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हर शोबे में, और कुछ अच्छे एक्सपेक्टेशंस भी थे इस टीम से और कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस भी आई, जिस तरह के आमिर जमाल की थी या खुर्रम शहजाद की थी, और फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ा सा अब्दुल्ला शफीक ने भी और इमाम ने किया। लेकिन ये कि 89 पे आउट हो जाने का तो कोई जवाब ही नहीं है। एक टेस्ट का, एक ऐसी टीम का जो इंटरनेशनल compete करने जा रही इंटरनेशनली, उसका 89 रन पे आउट हो जाना, दैट इज जस्ट आई मीन वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो ये इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की जो या एशियन टीम्स की जो हिस्ट्री बताती है वो ये कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच ऑस्ट्रेलिया हमेशा पर्थ पे ही रखता है, जो फास्टेस्ट विकेट होती है, जो सबसे बाउंसी विकेट है, और वो इसलिए होता है कि एशियन टीम्स को एक झटका दिया जाए, उनको एक डेफिनेट यानी वो एक डिफीट उनको दी जाए ताकि एक बाकी सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए आसानी हो जाए। तो पर्थ इज अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन और वही पाकिस्तान को यहाँ पे मिला। और मैं ये समझता हूँ कि मेलबर्न और सिडनी इजियर विकेट्स हैं, थोड़ा सा पाकिस्तान की कंडीशंस को भी फेवर करते हैं। पाकिस्तान में जो कंडीशंस हैं उस तरह का पिचेस रहे हैं मेलबर्न में और सिडनी में भी, तो बेहतर परफॉर्मेंस इंशाल्लाह हो सकती है। लेकिन ये कि उसके लिए पाकिस्तान को काम करना पड़ेगा। और अब ये अच्छी खबर ये थी कि एक साइड मैच पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने वहां पे अब रखवाया है मेलबर्न से पहले तो कोई साइड मैच था ही नहीं, हालांकि 10 दिन का गैप है दोनों टेस्ट मैचेस के दरमियान। दैट वाज आल्सो अ पुअर आइटिनरी प्लानिंग फॉर पाकिस्तान साइड कि कोई टूर मैच ही नहीं था, लेकिन अब एक टूर मैच है तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डेफिनेटली जैसे आपने कहा टीम में चेंजेस भी करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अवैस, अब हम तो सोच रहे थे हिस्ट्री बनेगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अभी दो के इट्स द फर्स्ट मैच, बट स्टिल जो हमारी परफॉर्मेंस पहले मैच में और जिस तरह हम बैक फुट पे नजर आए हैं, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, अब हर उसके अंदर हमने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हाउ डू यू सी कि हम ऑस्ट्रेलिया से क्यों बार बार इतना स्ट्रगल करते हैं जब भी हम उनके साथ इस तरह की कोई सीरीज रखते हैं? आपको याद हो मैंने आपके प्रोग्राम में हमेशा बात की थी कि आप ज़िबा करने के लिए बकरा भेज रहे हैं, उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके की कल परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की, अगर बात करें ओवर टोटल पीरियड ऑफ टाइम, तो 28 साल 15 मैचेस के अंदर आपने लगातार आप हारे हैं, आप एक भी मैच जीते नहीं है कंसेक्यूटिवली। मैं बात करूं तो बड़ा बुरा रिकॉर्ड था पाकिस्तान टीम का। लेकिन मैंने हमेशा ये बात की ना कि अगर मैं दोनों बॉल्स को कंपेयर करूं, ड्यूक और कोकोबोरा को, तो ड्यूक के खिलाफ आप बहुत अच्छा खेलते हो। जो लोग कहते थे ना कि इंग्लैंड के अंदर आप स्ट्रगल करते हो, तो इंग्लैंड में आप कभी इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर नहीं आए। आप ज्यादा स्ट्रगल करते हो पेस और बाउंस के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको पता है ये चीज तो आपको करनी पड़ती है। कल सबसे बड़ी हैरानगी की ये बात थी कि आपके 8 प्लेयर्स सिंगल डिजिट के अंदर आउट हुए, सिर्फ 2 प्लेयर्स डबल फिगर्स में गए हैं। मैं बड़ा हैरान था कि सिर्फ साउथ शकील 21 या 23 रन पे पहुंचे हैं, कोई प्लेयर 25 रन के ऊपर भी नहीं गया। आप अगर पूरे ट्रैक रिकॉर्ड मैच की बात करें तो आपको याद है जो पहला जो इनिंग्स थी ऑस्ट्रेलिया के, उसके अंदर आपकी स्लॉपी फील्डिंग आपकी रही है, उसकी बदौलत आपने इतनी बड़ी तो लीड उनको दी, जो जिस तरीके से उन्होंने रन स्कोर किए डेविड वार्नर वगैरह ने, वो फिर आपको हर्ट हुआ। उसके बाद आप दूसरी इनिंग्स में आप अगर आप देखें तो आप थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड भी पाकिस्तान का देखें, तीसरी चौथी इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान हमेशा कहीं ना कहीं डगमगाता है। ये हिस्ट्री है पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के अंदर कि उनको सॉरी टू से मौत नजर आती है बैट्समैन को करते हुए। हमने बैटिंग भी जिस वक्त हमने टीम सेलेक्ट की थी ऑस्ट्रेलिया मैच के आगे, तो डिफेंसिव टीम आपको नजर आ रही थी, क्योंकि आपने बैटिंग अपनी लंबी की थी कि आपके ज़हन में बात थी कि यार उनकी बॉलिंग लाइनअप तगड़ी है तो हमारी बैटिंग थोड़ी सी तगड़ी हो जाए। जो पर्थ की विकेट है इस दफा जो मैंने देखी है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि जो पर्थ विकेट पे जो पुराने अपना जो स्टेडियम जहां पर मैचेस खेले जाते थे पर्थ के, वो दुनिया की तेज तरीन विकेट थी। वहां पर ऑब्वियसली बॉल जो से आपकी वो शोल्डर हाइट से नीचे नहीं, चेस्ट हाइट से नीचे नहीं आता था, लेकिन ये विकेट थोड़ी सी डिफरेंट थी। लेकिन आपको
अप्रिशिएट करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स को, जिस तरीके से उन्होंने यूटिलाइज किया है। ऑब्वियसली उनका होम कंडीशन है, उनको बेहतर पता है उन कंडीशंस का। हमारे फास्ट बॉलर्स थोड़े से आपको पता है डेब्यूटेंट भी थे, नए लड़के थे इसमें, लेकिन उनको भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आमिर जमाल वो सुपर, खुर्रम शहजाद की बात करें, जबरदस्त बॉलिंग अपना मुजाहरा किया है। शाहीन के ऊपर मैंने आपसे पहले भी एक बात की थी कि नजर आता है फटीग है, वर्कलोड मैनेजमेंट आपको तरीके से करनी पड़ेगी शाहीन शाह अफरीदी पे। लेकिन पहला टेस्ट मैच है, लेकिन बहुत बुरी तरीके से ऑब्वियसली शिकस्त भी, आपको 360 रन बहुत बड़ी लीड है। अच्छा, जैसे वैसे आपने खुद भी शाहीन शाह अफरीदी की बात की, मैं यही सवाल रिशाद साहब से भी करना चाहूँगी। ऑब्वियसली अब शाहीन शाह अफरीदी ने हमारे जो स्टैंडर्ड का जो के लिए बार है वो बड़ा हाई सेट किया हुआ है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। और हम जब भी शाहीन शाह अफरीदी की रिशाद साहब बात करते हैं वो एक्सपेक्ट गुड फॉर्म, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ मैचेस में, अभी तो ये टेस्ट की हम बात करें, लेकिन ओवरऑल भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं और एज सेट के फटीग नजर आती है। सो हाउ डू यू सी कि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर क्या आप कैप्टनसी को लेके या जो आगे मामला थे या पिछले हमने देखा है प्रेशर है, क्या वजह है, फिटनेस के मसाइल हैं जो वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं? जी मतलब असल में बात यह है कि जो कुछ इंजरीज भी रही हैं शाहीन को, कुछ वर्ल्ड कप भी उनका उस कैलिबर का नहीं गया जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और उनकी अपनी बॉलिंग में मैं क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, उनकी बॉलिंग जो थी वो उस तरह का बाउंस, उस तरह की पेस नहीं कर सके, वहां पे नहीं निकाल सके पर पे जो एक्सपेक्टेशन थी। और वो ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर्स ने भी कहा कि जो फास्टेस्ट बॉल उन्होंने की थी 140 पे की थी, बट उनकी एवरेज बॉलिंग स्पीड 131 थी, जो बहुत कम है उनकी रेगुलर स्पीड से। तो कई इश्यू नजर आ रहे हैं शाहीन के साथ। लेकिन मैं समझता हूं, देखिए अब उमर गुल पाकिस्तान टीम के कोच हैं और इंग्लैंड के भी एक सीजन प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत खेले हैं, एडम होलियोक, उन्होंने इस टूर के लिए पाकिस्तान को ज्वाइन किया है। तो ये साइकोलॉजिकली भी बहुत जरूरी है कि शाहीन को बूस्ट अप करें वो, और बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं कि बिल्कुल फोकस्ड एक प्रैक्टिस उनको कराएं मेलबर्न से पहले, ताकि वो दोबारा अपने रिदम में वापस आए। ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये बड़ा एक सेटबैक था पाकिस्तान के लिए कि शाहीन उस तरह से फायर नहीं कर सके, और अगर वो मेरे ख्याल अपने टॉप फॉर्म में होते तो यकीनन ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा स्कोर ना कर पाता 487 का। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा अवैस, अभी जिस तरह से शाद साहब ने भी कहा और शान मसूद ने भी कल कहा कि जी हमने स्लो बैटिंग की, हमें 60-70 रन हमने कम बनाए जिसकी वजह से लीड बढ़ी। अब तो ऑब्वियसली जैसे हम ऑस्ट्रेलिया को देख रहे थे कि उनकी जानिब से जिस तरह से जो एक जारहाना किस्म का स्टैंड अपनाया गया था, पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइन को भी तो उसी तरह से परफॉर्म डू यू थिंक करना चाहिए था कि हम थोड़े एग्रेसिव तरीके से इस चीज़ को लेके चलते, ना कि हमने स्लो बैटिंग बाद में हमें रियलाइजेशन हुई इस बात की? देखिए ये तो हमेशा से एक आपका माइंडसेट, जब ऑस्ट्रेलिया आप खेलने जाते हो, खास करके ऐसी टीम के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो आपको एग्रेसिव रहना पड़ता है। जहां पर आप थोड़ा सा कोशिश करो डिफेंसिव मोड में जाने का, तो वो आप पे प्रेशर डालेंगे और आप पे रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स आप देंगे, वो जो आपको पाकिस्तान टीम में भी कल नजर आया। सबसे बड़ा मसला देखें ना, आपकी पहली इनिंग्स के अंदर आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा गया, बेशक लोगों ने क्रिटिसाइज किया, मैं भी आपको पता है प्रोग्राम से पहले क्रिटिसाइज इमाम उल हक को कर रहा था, लेकिन लिटरली अच्छी इनिंग्स थी, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ती है, आपको एक पार्टनरशिप बनानी पड़ती है ओपनिंग के अंदर, वो अच्छी चीज वहां पर गुजरी। लेकिन उसके बाद जो एक कोलैटरल डैमेज होता है ना, जो आप इंट्रो में भी बात करी थी, मिडिल ऑर्डर का जो स्टेबिलिटी की बात है, वो बड़ा एक मैं कहता हूँ कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। दूसरी इनिंग्स में आप देखें तो आपके अब्दुल्ला शफीक जल्दी आउट हो गए, शान मसूद ने थोड़ा बहुत आके बीच में कोशिश की कि मैं तेज खेलूं, लेकिन स्टिल वही बात कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है, फिर उसके बाद एकदम मैंने कहा ना कि अनफॉर्चुनेट 8 प्लेयर्स आपके यार डबल डिजिट में एंटर नहीं है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है जब आप इतनी बड़ी बैटिंग ऑर्डर को लेके चलते हो। सरफराज अहमद पे बहुत ज्यादा रिलक्टेंसी है, उन पे अपना एक भरोसा भी है पाकिस्तान टीम को शान मसूद पे, लेकिन कल से आपको पता लोग फिर वही बात स्टार्ट हो गए हुए हैं कि अपना सरफराज अहमद ऑब्वियसली इन विकेट्स पे नहीं सूट करते। सरफराज क्योंकि ज्यादा सूट करते हैं उन विकेट्स पे जहां पर लो बाउंस रहता है, स्वीप भी अच्छा खेलते हैं, ये विकेट्स वो हैं जहां पर आपको कट भी करना पड़ता है, पुल भी करना पड़ता है, तो रिजवान इज द बेस्ट चॉइस ओवर हियर। अब आपने एमसीजी में जाना है, एमसीजी हाउस ऑफ हारिस रऊफ है, जहां पर आपको पता है इशू भी हारिस रऊफ का जो चल रहा है क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो इट्स अ डिफरेंट ट्रैक। वहां पर ऑब्वियसली ज्यादा वो बॉलर्स को सपोर्ट करता है, लेकिन बैटिंग को भी सपोर्ट करता है। तो अब देखने वाली बात है कि पाकिस्तान क्या अपने जो शैलो पॉइंट से बाहर निकल के क्या एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाता है, नहीं जाता। जितने अभी तक आप मैचेस देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टीम्स ने जीते हैं वो एग्रेसिव जीते हैं। मुझे आज भी याद है श्रीलंका का मैच, इरशाद भट्टी साहब उसको बेहतर बता सकते हैं, कि वनडे मैच था जिस
जिसमें कोलैटरल डैमेज उनको हुआ, लेकिन मलिंगा आखिर में टिका रहा, उसने इतना मारा था उनको, मलिंगा जैसे बॉलर ने, वो एग्रेसिव खेलता रहा, आखिर में मैच आई गेस जितवाया था, ड्रॉ किया था वापस। तो आपको एग्रेसिव खेलना पड़ेगा यहाँ पर, इंटेंट से जाएंगे तो आप उनको प्रेशराइज करेंगे, क्योंकि अब ये भी खबर आ रही है कि जो वर्कलोड मैनेजमेंट की मैंने बात की ना, तो उनको पता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे करनी है। आगे T20 वर्ल्ड कप भी है उनका, आगे उनकी बहुत ज्यादा बिजी समर भी है, तो उन्होंने बॉलैंड को वो खिलाएंगे यहाँ पर, और वो आपको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो डिलीवरीज जो सी हैं वो काफी अपना इन तेज आता है उनका। तो पाकिस्तानी बैट्समैन कहीं ना कहीं इन कटर्स पे ज्यादा स्ट्रगल करते हुए आपको नजर भी आए हैं। ठीक है, ये ठीक है, चीजें मुझे लगता है कॉप अप पड़ेंगी आपको, कॉप अप करनी पड़ेंगी। इरशाद साहब, मिडिल ऑर्डर की अवैस ने भी बात की, और ये कोई अभी की बात नहीं है, हमारी टीम हमेशा से मिडिल ऑर्डर को लेके स्ट्रगल करती आ रही है, और ये हमने देखा भी है। एज ही सेट के सरफराज अहमद इन पिचेस के लिए शायद उस तरह से सूटेबल नहीं थे, और रिजवान बेहतर तौर पे उसको कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे भी मिडिल ऑर्डर को लेके आपका क्या कॉमेंट होगा? यू थिंक कि हमें इस चीज़ को एक सीरियस कंसर्न के तौर पर देखना चाहिए? जी हाँ, ये आप सही कह रही हैं, बिल्कुल मिडिल ऑर्डर में इश्यूज रहे हैं डेफिनेटली, ये मैं समझता हूँ, लेकिन कि पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड एक काफी हद तक सेटल हो गया था, और काफी होम सीरीज में इन्होंने बड़े टॉल स्कोर्स भी किए, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बहुत अच्छा खेले, रेजिस्ट किया यहाँ पे। लेकिन जाहिर है वो बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस हैं, फास्ट बाउंसी विकेट्स हैं, इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम का फॉर्म तो है ही अपनी जगह। तो ये पाकिस्तान को थोड़े से यानी मैं समझता हूं कि हार्ड डिसीजंस करने पड़ेंगे। बिल्कुल आपने शुरू में सही कहा कि कई अशरफ को खिला के बिल्कुल एक जगह वेस्ट की गई, और सरफराज जो है वो जाहिर है 36 क्रॉस कर चुके हैं, उनके रिफ्लेक्सेस उस लेवल के नहीं रहे। रिजवान ने न्यूजीलैंड के टूर पे दिखाया था कि हाउ गुड ही इज अगेंस्ट जेन्युइन फास्ट बॉलिंग, तो ये सब चीजें देखना पड़ेंगी। इस टेस्ट में अगर नोमान अली को खिलाते फहीम अशरफ की जगह, तो मेरे ख्याल में एक बेहतर चॉइस होती। तो पाकिस्तान को सिलेक्शन बड़ी प्रॉपर करनी पड़ेगी। टॉप ऑर्डर में नाम तो हमारे कुछ सेटल्ड हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज की जरूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक लोअर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में डेफिनेटली चेंजेस की जरूरत है। चेंजेस की जरूरत है। इरशाद साहब, एक और पॉइंट मैं जरूर आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, ये जो फिटनेस को लेके, ये मैं हर एनालिस्ट से जरूर करती हूँ, बिकॉज जब व्हेन इट कम्स टू T20 हमारी टीम इट्स वन ऑफ द बेस्ट। वनडे में भी हम शायद कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू टेस्ट मैचेस हमारे प्लेयर्स का जो फिटनेस लेवल है, उनका स्टेमिना है, वो शायद इतना अप टू द मार्क नहीं होता, जिसकी वजह से जब बड़े लॉन्ग ड्यूरेशन मैचेस हम खेलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, चाहे वो फिटनेस हो, स्टेमिना इश्यूज हो। ये कितना ज़रूरी है कि पाकिस्तानी टीम के अंदर, अगर हम इसको एक कंसिस्टेंट टीम के तौर पे देखें, तो यहाँ पे जो टेस्ट मैचेस हैं, स्टेमिना इश्यूज या फिटनेस इश्यूज, इनको कितना ज़्यादा एड्रेस करने की ज़रूरत है? जी, बहुत ज्यादा जरूरत है डेफिनेटली, और ऑस्ट्रेलिया की, जैसे मैंने आपसे कहा, इट इज ऑलवेज अ वेरी चैलेंजिंग टूर, तो इस पे तो एक्स्ट्रा एफर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसमें अगर आपको याद हो कि मिसबाहुल हक जब कैप्टन थे, तो उन्होंने खास तौर पे एक दफा जाके काकुल एकेडमी में भी पाकिस्तान टीम ने अपनी फिटनेस की रेजिमेंट, और उससे फायदा भी हुआ था इंग्लैंड को, हमने इंग्लैंड में हरा दिया था। लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि पाकिस्तान के जो ज्यादातर प्लेयर्स हैं, उनकी कोई फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, और जैसे आपने कहा कि T20 क्रिकेट या शॉर्टर फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेलते हुए आए हैं ज्यादा। अभी आप देखिए, पहला जो पाकिस्तान का टूर मैच था प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ, उसमें भी जो प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के खेले, वो भी, उनके भी 150 और 100 फर्स्ट क्लास मैचेस थे उनके पीछे। लेकिन हमारे जो बाबर आजम जब पहली दफा उन्होंने डेब्यू किया है, तो सिर्फ वो 4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के आ गए। तो 4 डे क्रिकेट की और 5 डे क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं है, जिसमें असल में फिटनेस लेवल जज होती है एक प्लेयर की। दैट इज ऑल्सो डेफिनेटली। ठीक है, ठीक है। वैसे इस पे आपका भी कमेंट, जो सवाल मैंने इरशाद साहब से किया है। देखिए, ये तो आपको पता है कि एक वो चीज है जो कि अंडरस्टैंडेबल है। मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि क्लॉज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जहां पर जब आप पाकिस्तान रिप्रेजेंट करते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि मस्ट आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी, जो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको कितना इंप्लीमेंट किया जाता है वो देखने वाली बात है, कि हार्डली इंप्लीमेंट किया जाता है यहाँ पर। आपके क्लियरली, मैंने उस दिन भी जब डेब्यू किया था खुर्रम शहजाद ने, आमिर जमाल ने, तो मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा था कि क्लियर आपको नजर आता है कि वो लंबे स्पेल के घोड़े हैं, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास बहुत ज्यादा खेलते हुए। मीर हमजा बहुत ज्यादा 100+ फर्स्ट क्लास मैचेस खेला हुआ है, उनको पता है लॉन्ग स्पेल्स के अंदर हमने रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स किस तरीके से लेनी है। वो एक होता है आसान अल्फाज में कहूं कि बोर कर करके बैट्समैन को, खुर्रम शहजाद ने वही किया, बोर कर करके बैट्समैन को आउट किया कि वो गलती कर दे, कि अपना निकाल खुद ही वो गलती करे।
वही चीज आपको अपने लड़कों पे आजमानी पड़ती है। आप कहते हो ना कि शाहीन, ऑब्वियसली मैं खुद भी कहता हूँ शाहीन शाह अफरीदी ने केआरएल को बड़ा तगड़ा सर्व किया सारे अपना फर्स्ट क्लास मैचेस को, लेकिन आपको फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए एटलीस्ट आपको एक लॉन्ग स्पेल्स के लिए। ऊपर से आपने एक नई जिम्मेदारी डाल दी, आपने वाइस कप्तान भी उनको बना दिया, पाकिस्तान टीम का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर भी उनके ऊपर आ गया वाइस कप्तानी का यहाँ पर। तो जो एक वो फटीक कैरी कर रहे हैं कि आपने इतनी कंसिस्टेंट उनको मैचेस खिलाए हैं यहाँ पर, आपने T20 बहुत ज्यादा, वनडे बहुत खेली, वर्ल्ड कप में आप देख लें, फिर इंजरी से वापस आ रहे हैं, टेस्ट मैच एक अलग सिनेरियो है, वहां पर आपको देखे ना, आपने कोटा तो पूरा नहीं करना, आपने ब्रेक थ्रूज देनी है पाकिस्तान टीम को लेके, कोटे वाला सिस्टम नहीं है। तो मैंने कहा ना वर्कलोड मैनेजमेंट बड़ी डिपेंडेंट होगी। क्या शाहीन शाह अफरीदी को, बहुत बड़ी कॉल मैं दूंगा कि क्या शाहीन शाह अफरीदी को अगले मैच में आप रेस्ट देंगे? ड्रॉप नहीं करते आप, रेस्ट देते प्लेयर को कि आप रेस्ट करो, थोड़ा सा रीथिंक करो, मीर हमजा को आप लेके आए, क्योंकि आपको वो बॉलर चाहिए जो कि लंबे स्पेल्स में रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स लेना जानता हो। आपको चेंजेस करनी पड़ेंगे अपनी बॉलिंग यूनिट के अंदर, यानी आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको ऐसी टीम को कंसिस्टेंटली खिलाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच अवैस, आपका भी बहुत शुक्रिया। रिशाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया जी। पर्थ टेस्ट की कर रहे थे जिसमें पाकिस्तानी टीम जो है पहले मैच के अंदर जो ऑस्ट्रेलियन टीम है उससे 360 रन से आ रही है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस और ये हमारे लिए लम्हा फिक्र है, लेकिन आगे मैचेस हैं, लेट्स होप कि पाकिस्तानी टीम जो अच्छा परफॉर्म करे और इन टेस्ट मैचेस के अंदर हमें कोई ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलिया से हारने का रिकॉर्ड है वो ब्रेक कर सके। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। प्रोग्राम के आगाज में भी मैंने फॉग के हवाले से बात की थी, तो आपको पता है कि पंजाब हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुंध के डेरे हैं, जैसे मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद है। कौमी शाहराहों की भी बात की जाए तो वहाँ ट्रैफिक की आमदोरफ्त सुस्त रवि का शिकार है। दूसरी जानिब अगर हम निगरान पंजाब हुकूमत की बात करें तो स्मॉग और फॉग को लेकर उस पर काबू पाने के इकदाम कर रही है, मगर इकदाम का बाज़ाहिर या फिलहाल कोई नतीजा उस तरह से हमें नजर नहीं आया। लेकिन दूसरी जानिब हफ्ते के रोज जो मुल्क की तारीख में पहली बार लाहौर में जो आर्टिफिशियल रेन है यानी मसनूई बारिश का एक कामयाब तजर्बा किया गया, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम की मदद से लाहौर में जो मसनूई बारिश है वो बरसाई गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने जी मसनूई बारिश के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग दी और कहा कि इस अमल में हुकूमत का 1 रुपया भी नहीं लगा। हुकूमत अपने तय कोशिशें की हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी कमी लाने के लिए जो आर्टिफिशियल रेन है उसको बरसाने के हवाले से काम कर रही है। लेकिन जो अभी हम शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो मॉल रोड साइड पे सुबह अगर हमने चेक किया जो भी डिटेल्स थी उसमें 300 प्लस है और 370 प्लस के करीब है, और इसी वजह से अभी तक जो स्मॉग का फैक्टर है वो मौजूद है और उस पर काबू पाने के लिए हुकूमत मजीद क्या करेगी और ये जो आर्टिफिशियल रेन को लेके जो एक कामयाब तजर्बा किया है इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, इसी पे हम बात करेंगे। इब्राहिम हसन मुराद हमारे साथ मौजूद हैं, निगरान सूबाई वजीर हैं पंजाब के, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। स्मॉग ऑब्वियसली ये ऐसा फिनोमिना है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल तो नहीं है, बट स्टिल पंजाब हुकूमत इस हवाले से इकदाम रही है, क्या रिजल्ट्स हैं और स्पेसिफिकली अगर हम आर्टिफिशियल रेन के हवाले से बात करें तो 1 नवंबर को ये पहली बार आइडिया डिस्कस हुआ था कि यूएई की मदद से क्लाउड सीडिंग कराई जाए, और पिछले हमने तकरीबन कोई 14 दिन से इस पे काम शुरू किया था, जिसमें यूएई ने अपना जो जहाज था वो हमें भेजा और तकरीबन 48 क्लाउड सीडिंग के मिशन हुए और 15 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसके ऊपर हमने क्लाउड सीडिंग कराई। और लकीली वो जो बादल थे वो उधर हुई और सबने देखा, और AQI जो है वो 300 से 190 180 के उस पर लेवल पे ड्रॉप कर गया है। तो आगे जो है अब यूएई के अंदर ये साल में 300 मिशन होते हैं, तो अगर हमने एक स्मॉग पे काबू पाना है तो ये एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू हुआ है जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि आर्टिफिशियल रेन कराई गई है, आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड रेन कराई गई है। तो फ्यूचर में मुझे उम्मीद है कि अगर इसको यूज किया जाए तो हम अपने स्मॉग की जो सिचुएशन है इस पे काबू पा सकेंगे। अब इमरान साहब जिससे आपने स्मॉग की बात की, ऑब्वियसली ये इकदामात कोशिश की जा रही है, बट इसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं और आपसे ही हमारे शो में पहले भी कई दफ़ा इस हवाले से बात हुई है।
आप सिर्फ आर्टिफिशियल रेन को लेके जाहिर है ये कोशिश अच्छी है, इस पे हम आपको जो भी अप्रिसिएशन है वो भी दे सकते हैं, बट स्टिल जो दीगर फैक्टर्स हैं उनको भी तो मद्देनजर हमें रखना है कि ये जो फिनोमिना है ये सालों में बढ़ रहा है कम होने की बजाय। जी बिल्कुल, आप सही बात कर रही हैं। इसीलिए हमने जो दूसरे मेजर्स लिए हैं जिसमें नंबर 1 ये है कि हम इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट जो है उसका तकरीबन 70 to 80% शेयर है पोल्यूशन के अंदर, और इसमें जो है वो 70 to 80% शेयर है ये 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स का। तो हमने जो एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है वो ये है कि हमने जितने भी इलेक्ट्रिक बाइक्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, ई स्कूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनको हमने बुलाया और हमने कहा कि ये जो 70-80% पोल्यूशन का शेयर है इसको हम किसी तरह हाफ कर दें। और गवर्नमेंट जो है एक बड़े ही जो है वो लुक्रेटिव एक इंसेंटिव पे काम कर रही है कि आम कंज्यूमर जो है उसको हम सब्सिडी दें तकरीबन 1 लाख तक की, अभी उसको डिसाइड होना है। और हम स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने रोज अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जाना होता है बाइक्स पे, उनको जो है हम सब्सिडी दे के इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट करें। और ये एक पहला स्टेप होगा। मैं अभी पिछले हफ्ते चाइना के ऑफिशियल विजिट पे था, उधर भी हमारा ये आइडिया डिस्कस हुआ है कि किस तरह लाहौर में हम ईवी चार्जिंग का नेटवर्क बनाए। तो आप देखें कि चाइना ने 10 साल पहले स्मॉग के ऊपर काबू पा लिया, और उसकी रीजन ही ये थी कि उन्होंने अपनी सारी ट्रांसपोर्ट और सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक पे ले गए, क्योंकि इलेक्ट्रिक पे ऑब्वियसली कोई पोल्यूशन नहीं होती, कोई आप स्मॉग इमिट नहीं करते। तो हम भी नंबर 1 जो इलेक्ट्रिक बाइक्स का प्रोजेक्ट है, नंबर 2 ईवी चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, नंबर 3 लाहौर में $35 मिलियन का ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है जिसमें हम ग्रीन लाइन लॉन्च कर रहे हैं। और ये पहली बार इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो शुरू हो रही है, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हम। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, पहले इस पे जितना काम होना चाहिए था उतना बदकिस्मती से नहीं हुआ। हमें 5 साल पहले ही स्मॉग पे काबू पा लेना चाहिए था, लेकिन हमने अपनी कैपेसिटी में जो जो मेजर्स ले सकते थे हमने इंट्रोड्यूस किए, शुरू किए। तो और इंशाल्लाह इनसे फर्क आएगा। इंशाल्लाह वी होप कि फ़र्क आए। लेकिन दूसरी जानिब आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव के हवाले से बताया कि जो 35 मिलियन का प्रोजेक्ट है ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम। दूसरी जानिब हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि जो फसलों की बाकियात जलाने का एक प्रोसेस है, हम इंडिया वाले साइड पंजाब की भी बात करें तो उसका इम्पैक्ट भी जाहिर है ये ऐड होता है, और उस पर भी डिस्कशन के हवाले से आपने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें कुछ पेशरफ्त हुई? वो फॉरेन ऑफिस के लेवल पे कम्युनिकेशन है, अभी उसमें कोई ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग वो नहीं हुआ ब्रेक थ्रू जो शेयर किया जा सके। लेकिन ये कि इंटरनेशनल लेवल पे इसमें जो है पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है कि जिस तरह जब क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान जो है इट्स द 7th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री, और जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो हमारी वो टॉप 25 में भी नहीं है। तो इसमें जो ग्लोबल फोरम्स में बात होती है उसमें इसको भी देखना चाहिए कि जो क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन आती है आपके दूसरे मुल्कों से, तो इस पे भी इनके ऊपर कुछ पेनल्टीज होनी चाहिए। जिस तरह इंडियन पंजाब से जो सारी पोल्यूशन आ रही है तो इनको फाइन होने चाहिए, इनके ऊपर एक्शन होने चाहिए जिससे ये इस तरह की जो एक्टिविटी है ये रोके और उनको कुछ एहसास हो अपने साथ जो लोग रह रहे हैं उनके भी कि उधर जो पोल्यूशन जा रही है उससे जो लाहौर के शहरी हैं उनकी जिंदगी में एवरेज 4 साल की कमी आ गई है। तो ये जो है इसमें हमारे भी फैक्टर हैं और इंटरनेशनल फैक्टर्स भी, और मिल के हमें एक काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो फैक्टर्स की बात हुई, तो लाहौर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो कंस्ट्रक्शन है मुख्तलिफ जगहों पे वो भी एक एड ऑन फैक्टर तो है किसी ना किसी तरह पॉल्यूशन को लेके। हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, फिर जाहिर है मट्टी, धूल, गुबार, ये सारी चीज़ें हैं। आप ये कब हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कंप्लीशन के हवाले से उम्मीद रखें? देखिए, लाहौर के अंदर बहुत ही मेगा स्केल के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और लाहौर के हर एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है। लेकिन इसमें जो खुशी की बात है, जो अच्छी बात है वो ये है कि जो 10 महीने के प्रोजेक्ट है वो 5 महीने में कंप्लीट हुए हैं, जो 7 महीने का प्रोजेक्ट था वो 2.5 महीने में कंप्लीट हुआ है, जो 5 महीने का प्रोजेक्ट था वो 2 महीने में कंप्लीट हुआ है। तो जो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है इस गवर्नमेंट ने जो एग्जीक्यूट किए वो जो है ना रिकॉर्ड सेट किए नए। नंबर 2, जहां तक बात की कि कंस्ट्रक्शन को रोके ना रोके, तो जो दिहाड़ीदार तबका है जो बिल्कुल ही आपके लोएस्ट एंड से लोग ताल्लुक रखते हैं, इनको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और ऐसा है कि उनकी दिन की कमाई होती है वही वो खाते हैं, तो अगर हम कंस्ट्रक्शन को रोकें
तो इससे अमीर से ज्यादा गरीब को नुकसान होता है। और ये हमने इस पे काफी कंसल्टेशन की, डिलिब्रेशंस की, लेकिन हमारी कंक्लूजन ये थी कि हमें कंस्ट्रक्शन को नहीं हम रोकेंगे। ठीक है। लेकिन हमने उनको ये जरूर उधर कहा कि आप अपने एरियाज के ऊपर स्प्रिंकलिंग कराएं, जिधर डस्ट पड़ी हुई है, जिधर सीमेंट है, तो आप उधर स्प्रिंकलिंग कराएं वाटर की, आप मिस्ट यूज करें ताकि जो गंद और गुबार उड़ा है वो ना उड़े। सही, गालिबन 10 जनवरी की डेडलाइन है इन प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन को लेके, राइट? 31 दिसंबर है काफी Okay. प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन, और कुछ जो है वो शायद 1-2 दिन आगे जाए, लेकिन मेजर जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है इंशाल्लाह पूरे पंजाब में बाय द 31st of December they will all be completed. इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच इब्राहिम हसन मुराद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सूबाई वजीर पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। स्मॉग पर काबू पाने के लिए जी पंजाब हुकूमत कोशिश कर रही है, अल्लाह करे इस कोशिशों में कामयाब हो और ये जो स्मॉग है ये खत्म हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। हम आपकी मुलाकात रेयान जमान से करवाने वाले थे। स्कॉच प्लेयर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत 7 साल के हैं, बहुत छोटे से हैं और इनका पहला इंटरनेशनल टूर है। इस हवाले से हम इनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच रेयान। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, इतनी छोटी सी उम्र में आप फाइनल तक पहुंच गए, फिर आपने सिल्वर मेडल भी ले लिया, कैसा लग रहा है? थैंक यू वेरी मच। मुझे अभी बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अभी ये अपना जो इंटरनेशनल फाइनल खेला है, इससे पहले भी मैं एक फाइनल खेला हूँ पेशावर में, इस्लामाबाद में, वो भी मैं जीता हूँ। और मुझे अभी ये इतनी खुशी है कि मैं भी इतना 7 साल का 7 साल का बच्चा और मैं इतने टाइटल जीत रहा हूँ। और मुझे इतनी खुशी है कि मैं अभी अपने बाबा और दादा जबरदस्त। रेयान ये बताएं कि इससे पहले आप कौन कौन से मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं और कौन कौन से मुकाबले जीत चुके हैं? जी मैंने नेशनल चैंपियनशिप जो खेली थी इस्लामाबाद में अंडर 9 का था, उसको मैंने फाइनल जीता है। और जो मेरा जो अभी मैंने जो मेरा फर्स्ट नेशनल है वो मैंने अभी मलेशिया में खेला है। और मैंने क्वार्टर फाइनल में भी अपसेट किया था और सेमीफाइनल में भी अपसेट किया था। और फाइनल में पता नहीं मैं 2 लगा था, वहाँ से 2 ऑल हो गया। और फिर मैंने लास्ट जो 5वीं गेम थी उस पर भी मैंने 2 मिस्टेक कर दी और फिर मैं वहाँ से मैच हार गया। और मुझे भी ये इतनी खुशी है कि मैं भी इससे पहले भी फाइनल खेला और इस दफा भी मैं फाइनल खेला हूँ। यही मेरी बहुत बड़ी बात है। मैं नेक्स्ट टाइम जब कोई मेरा अंडर 9 या जो भी होगा उसको जो भी मेरा के होगा उसमें भी मैं अपने दादा और बाबा का नाम रोशन करूँगा। और रेयान आप इतने छोटे से हैं, सिर्फ 7 साल के हैं, कितना चलते भी हैं, लेकिन आप ये बताएं कि इस क्लास में पढ़ते हैं, पढ़ाई के साथ खेल को कैसे मैनेज करते हैं? स्कूल को कितना टाइम देते हैं, खेल को कितना टाइम देते हैं? जी मैं भी 7 साल का हूँ और मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ। और मेरे स्कूल का नाम PAF फज़ाइल डिग्री कॉलेज है। और मैं ये दोनों चीज़ें रूटीन में मैनेज करता हूँ। मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूँ और मैं 2 o'clock वापस आता हूँ। और मैं 3 o'clock जो मेरे दादा है कमर जमान उनके साथ में 3 o'clock वापस जाता हूँ। और मैं 4 o'clock वापस आता हूँ और मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ और मैं थोड़े फ्रूट खाता हूँ। फिर मैं अरे वाह जबरदस्त, आप तो बड़ा अच्छा टाइम मैनेज कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं इसके अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो रेयान को बहुत पसंद है, वो करना चाहते हैं लेकिन अभी कर नहीं पा रहे? मुझे बहुत ज्यादा एक्टिविटी पसंद है। मैं 4 बजे वापस आता हूँ और मैं 4 o'clock में क्रिकेट खेलने जाता हूँ और 5 o'clock में वापस आता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा एक्टिविटी पसंद है। और मैं जो YouTube है जो भी मेरी वीडियोस आती हैं, अभी जैसे मेरा फाइनल है उसमें मैंने अभी वीडियो डाली है और मैं बाबा के साथ में बैठ के वो वीडियो मैं देखता हूँ, उसको फिर देखता हूँ। बाबा कहते हैं रायन यार की ये मिस्टेक है, मैं कहता हूँ बाबा ये भी मेरी मिस्टेक है, मैं भी इसको जो भी मिस्टेक क्या बात है, जबरदस्त है, सही करूँगा। और मैं सही बहुत जबरदस्त। अच्छा ये बताएं जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे रेयान? जी मैं सबको पैगाम ये देना चाहता हूँ कि मेरी लिए बहुत सारी दुआएं करें। और मैं अभी जो मेरा पेशावर में इस्लामाबाद में भी मैच आ रहा है उन दोनों में मैं जीतूंगा। मैं पाकिस्तान
बाबा हैं मंसूर सवार का भी नाम रोशन करूंगा और इंशाल्लाह मैं मुझे पूरी उम्मीद है मेरे दोनों भाई भी आगे 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 होए और मेरे जबरदस्त, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आप कामयाब हो। थैंक वेरी मच। रियान जमान हमारे साथ मौजूद थे, स्क्वॉश प्लेयर, इनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफैरा फैज आज बता रही हैं कि सिख महारानियों का सिख सल्तनत में क्या किरदार था। इसी हवाले से हमारा सेगमेंट है, देखते हैं मेरा पाकिस्तान। सिख दौर में सिख महारानियों का क्या किरदार हुआ करता था, ये जानने के लिए आज मैं आई हूँ इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर में, जहाँ पर 3 समाधियाँ मौजूद हैं। पहली समाधि है महाराजा रंजीत सिंह की वाइफ की, जिनका नाम था राज कौर और उन्हें दत्तार कौर के नाम से भी बुलाया जाता था। दूसरी समाधि यहाँ पर मौजूद है रंजीत सिंह के बेटे खड़क सिंह की वाइफ की, जिनका नाम था चांद कौर। और यहाँ पर तीसरी समाधि मौजूद है महाराजा खड़क सिंह के बेटे नौनिहाल सिंह की वाइफ की, जिनका नाम था साहिब कौर। तो आइए चलते हैं, इन तीनों समाधियों का आपको विजिट कराते हैं और इनकी कहानी क्या है उसके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए हमारे कॉलेज में, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अख्तर हुसैन सिंधु साहब मौजूद हैं। इनसे आज हम बात करेंगे सिख महारानियों के बारे में। तो सर चलें, मुझे समाधियों का विजिट कराएं। अगर आप हार गए तो ये हम पे हमलावर हो सकते हैं। ऐसे ही है। ठीक इसी तरह ही कि ये जो रॉयल फैमिली की जो सिख पर्सनालिटीज़ थी, इनका बहुत ज़्यादा रोल था। अब सर हम समाधि की तरफ रुख करते हैं और पहली समाधि जो है वो यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह की वाइफ की है, जिनका नाम था राज कौर। हाँ जी। तो राज कौर को दत्तार कौर क्यों कहा जाता था? ये 2 नाम क्यों थे इनके? पंजाब का आपको पता है कि एक शर्मो हया का जो एक कल्चर था या कल्चर है कि उसमें वो इस चीज़ को ये है कि जब वो अपनी वाइफ को बुलाएं या अपनी माँ को बुलाएं तो उसमें तो उन्होंने इनका नाम जो है वो चेंज किया। अच्छा। और इनको फिर माई नकैन भी कहते हैं। अच्छा। नकैन भी, क्योंकि ये जो पत्तोकी का ख़ानदान है, तो जो नकई ख़ानदान है, जो एक्चुअली वो संधू हैं फैमिली, ये उनकी बेटी थी, जो पत्तोकी का नकई ख़ानदान है। तो राज कौर का बहुत ज़्यादा रोल है और ये ज़्यादा बड़ा एक मुदब्बर रोल है। बहुत बड़ी ख़वातीन होती थी कि जिनको पता होता था कि मैंने घर में रह के अपने माहौल को कैसे लेके चलना है, अपने बच्चों को कैसे लेके चलना, उनकी तरबियत कैसे करनी है। घर में रह के जो एक रोल प्ले करती थी, मसलन घर की जितनी जिम्मेदारी है वो औरत। चंद कौर है वो महारानी हम उसको कहते हैं, क्योंकि उसके पास जो अनाने सल्तनत है वो उनके पास रही और ये बहुत दलेर खातून थी। अच्छा, खड़क सिंह के हवाले से मैंने जितना पढ़ा है या सुना है, तो मैंने ये सुना है कि वो साजिशों में बहुत घिरे हुए थे। तो क्या उनकी बेगम की भी उनके खिलाफ कुछ साजिशें थी या क्या क्या साजिशें की थी इन्होंने? ये आपने सही कहा है कि पंजाब की तारीख में अगर जो पंजाबियों की हुकूमत थी उनको अगर गिराया गया है तो उनकी अपनी साजिशों से गिराया गया है। किले में आप ये जो हाथी गेट है उसकी बिल्डिंग में आप जाएंगे तो एक दीवार के साथ आप खड़े होकर कान लगाएं और दूसरे साथ जाके बात करें तो वो आवाज जाती है। उसकी वजह यह है कि बादशाह को अपने ही घर वालों के ऊपर एतबार नहीं होता था और वहां पे उनकी वो जासूसी कर रहे होते थे कि ये अगर कोई अलहदा होकर बात कर रहा है और किसी को पता नहीं होता था कि दीवार में ये सिस्टम भी मौजूद है। और उसके बाद जो महारानी है चंद कौर है, ये बड़ा इसका सम टाइम ये मर्दाना लिबास पग वगैरह जो है वो भी पहन लेती थी, तलवार। अच्छा, मतलब ये अपनी सास से ऑपोजिट थे? जी हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। क्योंकि ये महारानी, अब ज़ाहिर है कि अगर हस्बैंड जो है वो उसको ख़त्म कर दिया गया हो तो उसके बाद फिर जो है वो ईरानी हुकूमत उसमें है तो उसमें आपको वो रूप धारना पड़ता है। बल्कि वो ये कहा करती थी कि अगर बरतानिया की मलका राज कर सकती है इतने कॉन्टिनेंट्स में, तो मैं क्यों नहीं? तो जो चंद्र कौर क्यों नहीं कर सकती? वो पंजाब की हुक्मरान
मुसलमान क्यों नहीं बन सकती। तो वो बहुत बोल्ड और बहुत ही अच्छी एक खातून थी, लेकिन वो भी साजिशों का शिकार हुई। तो सर कितना टाइम पीरियड इन्होंने सल्तनत की? थोड़ा है, ज़्यादा बस। उसमें भी आप देखें ना कि जो एक सल्तनत को हम कहें कि उनको मौका मिला हो कि अपने विजन के मुताबिक या अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को वो तो सारा दौर ही जंगों का है ना। अच्छा सर, हम अभी जैसे बात करें चांद कौर की, तो हिस्ट्री में जो मौजूद हैं चीज़ें, उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि जो संध्या वाला सरदार थे और डोगरा सरदारों में गुलाब सिंह, वो हिमायत करते थे चांद कौर की, लेकिन जो डोगरा ब्रदर्स थे या डोगरा सरदार थे, ध्यान सिंह, अगर मैं उनकी स्पेशली बात करूं, तो वो सपोर्ट करते थे रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह को। लेकिन फिर चांद कौर की जो फौज थी वो जाके 5000 के करीब फौजी थी मेरा ख्याल है, वो जाके शेर सिंह से मिल गए थे। और हिस्ट्री की कुछ किताबों में ये भी कहा जाता है, लेकिन ये बात अभी आई डोंट नो क्या चीज़ सच है और क्या चीज़ नहीं है, क्योंकि दो थॉट्स हमें मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनको जहर देकर मारा गया था, और कुछ लोग कहते हैं कि इनकी कनीज़ों ने इनको पत्थर मार मार के जो है वो मौत के घाट उतारा था। तो ये दो रिवायत मिलती हैं। जी बिल्कुल, तारीख में बहुत ज़्यादा इस तरह, आप ठीक कह रही हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह की नैरेटिव मिलते हैं। अच्छा सर, ये दो बड़ी समाधियों के बीच में ये छोटी समाधि जो है, ये किसकी है? ये आप देखें कि ये तीनों समाधियाँ, राज कौर ये उनकी बहू और ये उनकी बहू, अच्छा। जो साहब कौर की, ये नौनिहाल सिंह की वाइफ, जो नौनिहाल सिंह की वाइफ है। और जो चंद कौर है, जब वो हुक्मरानी कर रही थी, उन्होंने कहा कि जो नौनिहाल सिंह की जो वाइफ हैं, उनके यहाँ बेटा पैदा होने वाला है। अच्छा, तो वो जब होगा तो वो इसका वारिस होगा। मतलब ये नौनिहाल सिंह की डेथ के बाद की बात आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल, हाँ। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि ये उनका वारिस पैदा होगा, तो तब तक जो है वो मैं जो है वो हुक्मरानी करूँगी जो है वो चंद कौर ने कहा। लेकिन जो नौनिहाल सिंह के घर जो बेटा हुआ वो मरा हुआ पैदा हुआ, जो साहिब कौर के हुआ बच्चा। अच्छा। तो उसके बाद फिर ये आस उनकी बिल्कुल टूट गई और उसके बाद फिर ये एक सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया। और ये जब इनकी फिर डेथ हुई तो इनकी समाधि जो है ना वो यहाँ पे बनाएगी। तो ये पहले ये बाग होता था, एक्चुअली ये पूरा जो इलाका था चबुर्जी से लेके ये बाग होता था दरिया के किनारे पे। बिल्कुल। और यहाँ पे जो रॉयल फैमिली की ख़वातीन हैं वो यहाँ पे वॉक करती थी, या उनके लिए एक यहाँ पे एक बैठने का था। तो कहा जाता है कि ये किताब में नहीं लिखा, कहा जाता है कि राज कौर ने या महाराजा रंजीत सिंह से कहा था कि ये जगह मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। तो फिर यहाँ पे उनकी समाधि जो है ना बनाएगी। तो उसमें ये कोशिश यही होती है कि जो एक औरत की जो एक रेस्पेक्ट है, इज़्ज़त है पंजाब के कल्चर में, कि उन्होंने यहाँ पे किसी मेल की समाधि नहीं बनाई। अच्छा, साहिब कौर की हम अगर बात करें तो साहिब कौर बतौर वाइफ कैसी थी? हस्बैंड उनका इस दुनिया से चला जाए और साजिशों का दौर हो कि उनको किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं है कि कौन किस तरफ है और कौन उसकी हमायत करता है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है। और उस दौर में अपनी जो सास है उसके साथ खड़े होना और उस एक लेजिटिमेसी है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए पूरा साथ देना, मेरा ख्याल है एक बहुत बड़े कैरेक्टर की बात है। वरना जिस तरह उस वक्त लोग जो डोगरे हैं या दूसरे लोग जो ये उनको ख़रीद रहे थे, साजिशें कर रहे थे, तो उसमें एक ख़ातून का इतना अगर वीक कैरेक्टर होता तो डेफिनेटली तारीख कुछ डिफरेंट होती है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस कॉलेज में इन 3 समाधियों की मौजूदगी हमें 3 नस्लों की न सिर्फ कहानी बल्कि उस दौर की साजिशों के बारे में भी बताती है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। इस बार हमने सोचा कि थोड़ी देर आगे जाके ना प्रोग्राम में पॉलिटिक्स की बात करेंगे, सियासत की बात करेंगे। जी, सुप्रीम कोर्ट के आम इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले ने जो कहले पत्थर पर लकीर खींच दी और तमाम जो शकूक व शुबहात थे उनको दफन कर दिया। इस पर इत्तेमाद फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो आम इंतखाबात की तैयारियाँ हैं वो तेज़ कर दी हैं। मुल्क भर में जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग है वो भी स्टार्ट हो गई है। 859
159 जो कि आरओज 144 DROs की ट्रेनिंग 19 दिसंबर से मुकम्मल कर ली गई है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो दूसरी जो सियासी जमातें हैं वो भी आम इंतखाबात को लेकर खासी सरगर्म नजर आ रही हैं, जोड़ तोड़ करने में भी मसरूफ हो गई हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया हुआ है, जहाँ वो गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी कर रहे हैं और पार्टी रहनुमाओं को जो PTI से इंतखाबात में इत्तेहाद ना करने की हिदायत करते हुए भी उन्होंने वाजे किया है कि दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। अब कहा यह जा रहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा के बाद आसिफ अली जरदारी साहब बलूचिस्तान का रुख करेंगे। नून लीग भी आपको पता है दूसरी जानिब सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद कर रही है, मगर जो तहरीक इंसाफ की B टीम कहलाई जाने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है वो नून लीग के साथ इत्तेहाद करेगी या नहीं, इस पर सियासी पंडितों की नजरें हैं। दूसरी जानिब जो मुश्किलात का शिकार PTI है उनके लिए एक और मुश्किल है, वो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर जिस पर समाअत आज होगी। क्या PTI का जी बल्ले का निशान बरकरार रह पाएगा, इस वाले से भी बात करेंगे। और कल PTI की एक जो वर्चुअल रैली को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी और उस पर जो इंटरनेट बंद मिला काफ़ी घंटों तक, उस पर भी हम बात करेंगे। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच शौकत पराचा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। इलेक्शन को लेके, इसकी तारीख को लेके बहुत सारे शकूक व शुबहात थे, बातें थी, चेमगोइयाँ थी, उसको तमाम तर को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है और आम इंतखाबात के हवाले से वाजे कर दिया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन की सरगर्मियां तेज हुई हैं, लेकिन जो सियासी जमातें हैं उनकी सरगर्मियां आप किस तरह से देख रहे हैं, तेज हैं या नहीं? जी गुड मॉर्निंग अरमना जी, थैंक यू आपने बुलाया। बात यह है कि 6 मगोइयाँ जो इलेक्शन वाली थी वो सिर्फ 6 मगोइयों से बात वहां तक नहीं रुकी थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उस हुक्मनामे में लिखा हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट के उस फाजिल जज ने जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की, उस फैसले ने डीरेल करने की कोशिश की, तो बात तो यहाँ तक पहुंची हुई थी। लेकिन जस्टिस फायज ईसा साहब ने जैसे कहा कि पत्थर पे लकीर है, उन्होंने फिर उसको पत्थर पे लकीर बना दिया। सियासी सरगर्मियां बहुत तेजी से जारी हैं। देखे ना, आपने अभी बात की खैबर पख्तूनख्वा की, आज मसलन साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब बलूचिस्तान जा रहे हैं। अब पिछले 3-4 जो चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, मसलन सनाउल्लाह ज़हरी साहब पीपल्स पार्टी में आ चुके हैं, कुद्दूस बुज़िंजो पीपल्स पार्टी में आ चुके हैं, फिर जाम कमाल नून लीग में जा चुके हैं और अब एक और वज़ीर आला तुर्बत के रहने वाले हैं डॉक्टर मालिक साहब। क्या आसिफ अली जरदारी साहब वहां भी कुछ अपना करिश्मा दिखाने जा रहे हैं? कुछ नहीं कह सकते। पंजाब की जहां तक आपने बात की, जो मुझे नजर आ रहा है अभी सारी बैटल सिंध में वो MKM, JUI, GDA, नून लीग, उनके दरमियान तामुन की एक फिजा है। खैबर पख्तूनख्वा में आप देख रही हैं ANP, JUI, पीपल्स पार्टी, शायद इनके दरमियान को बातचीत हो जाए मुकम्मल। और इसी तरह से बलूचिस्तान में तो बाप आदि टूट गई, बाकी जो बाप बच्ची है वो पता नहीं क्या करते हैं वो वाले। लेकिन पंजाब में इस्तेहकाम और नून लीग के दरमियान मुझे लगता है कि कोई ना कोई सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला तय पा जाए। ठीक है, सीट एडजस्टमेंट का मामला। अच्छा, ये जो हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बात करें, ऑब्वियसली जिस तरह आपने पीपल्स पार्टी को कहा कि वो एक्टिव नज़र आ रही है, जरदारी साहब ने मुलाकातें की हैं, बलूचिस्तान का भी रुख करेंगे। पंजाब को लेके चूंकि हम नून लीग की स्पेसिफिकली बात करें, हमेशा से कहा जाता है जी नून लीग का गढ़ है ये पंजाब। यहाँ पर आप नून लीग की जो इन्वॉल्वमेंट है इलेक्शन को लेके या हम कह लें सरगर्मियों को लेके, किस तरह से समझते हैं? क्या ये वो बेहतर तौर पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं? दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो समझने वाली हैं नून लीग की पॉलिसी के हवाले से। पहली बात तो यह है कि 21 अक्टूबर से मियां नवाज शरीफ आए, लेकिन उन पर वो केसेस बरकरार थे। वो प्रोटेक्शन वाली बेल लेके वो बैठे रहे, घूमते रहे, फिर वो बरी हो गए उन तमाम केसेस से। इस वक्त मियां नवाज शरीफ पर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, और ताहयात नाअहली के हवाले से नून लीग का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद वो 5 साल नाअहली हुई थी और वो ख़त्म हो गई। लेकिन आपको मालूम है
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायदीसा साहब ने ही कहा था कि या फिर सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस का फैसला रहेगा जिन्होंने इनको तायात नायल किया था, या ये इलेक्शन एक्ट रहेगा। तो यानी ये लेकुना, एम्बिग्विटी या डिस्प्यूट अभी बरकरार है, और सुप्रीम कोर्ट के इन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर तो यकीनन ये बरकरार है। मियां साहब जब बरी नहीं हुए थे तो जाहिर है वो जलसे नहीं कर सकते थे, फिर उनके ऊपर और मड स्लिंगिंग होती, लेकिन उन्होंने टेक्निकल काम किए हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि इस मुल्क में अगर वाकई कोई पार्टी सियासी तौर पर इलेक्शन के हवाले से प्लानिंग कर सकती है तो वो सिर्फ नून लीग है, या उसके बाद काफ लीग आती है। नून लीग इसलिए कि उन्होंने हर डिवीजन में, हर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, पंजाब में खुसूसन उन्होंने अपने अपने उम्मीदवारों को तकरीबन फाइनल कर लिया है। बाकी अभी किसी जमात ने नहीं किया, बाकी जमातों ने अभी दरखास्तें ही नहीं ली। इमेजिन कि अब इलेक्शन शेड्यूल शुरू, इलेक्शन आ गया, इलेक्शन शेड्यूल आ गया, अब इलेक्शन जलसे होंगे, तो ये कैसे हो सकता है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट में जाएं, आपको मालूम ही ना हो कि आपका एमएनए का उम्मीदवार कौन है, एमपीए का उम्मीदवार कौन है, और फिर आप जिसको टिकट देंगे जो दूसरा एस्पेरेंट होगा वो तो खुश नहीं होगा। तो ये जो बुनियाद रखने वाली पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो उन्होंने अपने पार्लिमानी बोर्ड में बैठकर बात कर ली। दूसरी बात एक और भी अहम हुई, कल सादिक हुसैन ने कहा कि जी हमारा तो कोई इत्तेहाद नहीं हुआ या सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। तो ये छोटे जो कैरेक्टर्स हैं, यानी 2 सीटों 4 सीटों वाले, इनको कहीं भी अकोमोडेट किसी भी वक्त किया जा सकता है। अच्छा शौकत पराचा साहब, ये जो आपने खदशात की बात की थी, ऑब्वियसली बहुत सारी जमातें जिनकी हम मेन जमातों की बात कर लेते हैं, इनको इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़े खदशात थे आम इंतखाबात को लेके। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है इन आम इंतखाबात में जो इन सियासी जमातों के कंसर्न्स हैं, अब चाहे वो किसी भी मामले पे हो, वो दूर करने में कामयाब होगा? क्योंकि ऑब्वियसली अगर इनका एतमाद इस पूरे प्रोसेस पे ही नहीं होगा, फिर रिजल्ट्स की बात तो वो जो हम हर बार का शोर देखते हैं, जी फलाने ने कहा, इसने धांधली हुई, उसने ये कर लिया, तो ये चीजें स्टार्ट में एड्रेस करना आपको क्या लगता है कितना जरूरी है इलेक्शन कमीशन के लिए? बहुत जरूरी होता है। जो एस्टैब्लिश डेमोक्रेसीज हैं या जहाँ जमहूरी रवायात निस्बतन ज्यादा पायदार हैं, वहां पर तो ये मसाइल नहीं आते। जापान से लेकर अमेरिका तक जहाँ जहाँ जमहूरियतें हैं वहाँ ये मसाइल नहीं आते या बहुत कम आते हैं। पाकिस्तान में हर इलेक्शन के बाद आ जाते हैं। तो एक तो जब 8 फरवरी के बाद 9 या 10 फरवरी को आप लिख लें, ये जरूर कंसर्न होंगे कि हमारे लिए प्रॉब्लम थी, हमारा पता नहीं पार्टी का निशान नहीं था, हमारा निशान तब्दील किया गया, या हमारी पार्टी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई, या हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया, या चूंकि जो आरओ और डीआरओ वो डीसी थे, वो एसीज थे, वो तहसीलदार थे, वो चूंकि एक तरह का जो अभी भी कहा जाता है कि ये निगरान हुकूमतें तो किसी खास पार्टी को सपोर्ट करती हैं, तो ये होंगी। लेकिन असल बात ये है कि वाकई अब 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। 8 फरवरी के बाद एक मुंतखब हुकूमत कायम होगी। ठीक है, और मुंतखब हुकूमत जी ठीक है। थैंक यू वेरी मच शौकत पराचा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। सियासी सूरत हाल पर शौकत पराचा साहब तज्जिया दे रहे थे। उनके मुताबिक जी सुप्रीम कोर्ट ने पत्थर पर लकीर खींच दी है, अब 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और उसके बाद एक मुंतखब हुकूमत आएगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, हम आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन जाते जाते आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें अत्तार साहब से बात हो रही है नामवर पाकिस्तानी अदीब ए हमीद के बारे में। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तार साहब जो हैं वो रोज़ाना मॉडल टाउन पार्क लाहौर की सैर करते हैं। वहाँ पर एक महफिल जमती है जिसको तकिया ताड़ कहते हैं, और इस खूबसूरत धुंध आलूद माहौल में, खूबसूरत सुबह में हम उनसे एक सवाल करते हैं हर हफ्ते और उसका वो जवाब देते हैं। आज का जो सवाल है तार साहब वो ए हमीद साहब के हवाले से है। ए हमीद को हमने बचपन में, एक जो बच्चा है उस तौर पे अगर हम देखें तो 50 पैसे की किताबें आया करती थी, छोटी छोटी स्टोरी बुक्स होती थी, उनके ऊपर भी ए हमीद लिखा होता था। जब आप
छठी 7वीं 8वीं में जाते हैं तो जो बच्चों की कहानियां होती हैं उस पर भी ए हमीद लिखा होता था। उसके बाद जब आप बड़े होते हैं तो पता चलता है कि ए हमीद एक अफसाना निगार भी हैं और कमाल सीरीज़ लिखी। इमेजरी के मास्टर अदीब, दरख्तों से इश्क करने वाले, मरी का जिस तरह उन्होंने नक्शा खींचा, या फिर नारियल के जो दरख्त हैं और उसके बाद जो साहिल समंदर है, और स्पेशली जो साउथ इंडिया और उस हवाले से जो उनकी मंजर कशी के तो वो मास्टर अदीब थे। मैंने पूछना ये चाहता हूँ कि अमीद साहब ने पूरी जिंदगी लिखा और कमाल लिखा और पॉपुलर अदीब थे, मंटू साहब और बेदी साहब, और उनके साथ उनका उठना बैठना था। क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ ए हमीद साहब का जो कमाल लिखा हुआ काम है वो गायब होना शुरू हुआ और उनकी शोहरत भी ऐसे लगता है जैसे बतदरीज कम हुई। तो ए हमीद साहब के साथ जो आपकी कुछ यादें हैं या ए हमीद साहब के हवाले से जो उनकी अजमत है, इस हवाले से मैं चाहूँगा कि अगर आप हमें कुछ बताएं। ए हमीद जो है उन राइटर्स में से हैं जिनसे हम आगाज़ जवानी में शदीद मुतासर हुए। आई स्टिल रिमेंबर कि जहाँ बर्फ़ गिरती है उनकी एक किताब थी, उसको मैंने 10 मरतबा पढ़ा होगा। मुझे जब उन्होंने ऑटोग्राफ दिए, 70 साल पहले की बात है, तो उन्होंने मेरी ऑटोग्राफ बुक पे लिखा कि महल में रहना और ख्वाब ना देख सकना, इससे बेहतर है कि इंसान एक झोंपड़े में क़याम करे और वहाँ पे ख्वाब देखे। तो वो एक ख्वाबनाक अदीब थे और जिस तरह ख्वाबों की वो बुंद करते थे और कोई नहीं करता था। मेरी ज़ाहिर है कि मेरे सीनियर थे, सलाम दुआ थी, और मेरे लिए इट वाज अ ग्रेट ऑनर टू मीट ए हमीद। हमारे बचपन के शफीक रहमान साहब के साथ और लोगों के साथ ये हमारे फेवरेट अदीब थे। अच्छा, ए हमीद का माइन्यूट था बहुत मुशाहिदा। मसलन हर मरतबा जब वो चाय के बारे में कुछ लिखते थे और मरगूब थी उनकी चाय को बनाना, उसकी खुशबू, लॉरेंस गार्डन, उसके दरख्त, उसके बाद अमृतसर की यादें। कहीं एक स्टेशन पे उन्होंने एक लड़की को देखा था जिसने एक फूल लगाया हुआ था कमल का, उसकी यादें, और वो बार बार दर्द आती थी उनकी तहरीरों में। लेकिन हर मरतबा वो एक मुख्तलिफ सिलसिला होता था। तो ए हमीद साहब का मसला ये था, जो मेरा भी मसला रहा है, कि फुल टाइम अदीब थे। और मंटो ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आपने कहा ना कि मंटो साहब बहुत करीब थे उनके, तो मंटो ने कहा था कि ए हमीद, तुम तो एक खंबे को देख के रोमांटिक हो जाते। अब इसकी कॉनोटेशन आप जान जाएं। तो ही वॉज ए रोमांटिक पर्सन और उस रोमांस में गुम उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी। अब जहाँ तक तल्लक है कि उन्होंने जो बच्चों के बारे में लिखा, बहुत कुछ लिखा और अच्छा लिखा है, ऐनक वाला जिन भी उसमें शामिल है। वो उनकी मजबूरी थी ज़ाती कि घर का ख़र्चा चलाने के लिए लिटरेचर, अब तो फिर हमें कुछ रॉयल्टी मिल जाती है, उन दिनों कुछ भी नहीं मिलता था। रेडियो था, वहाँ से मामूली सी आमदन हो जाती थी। तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया और वो बहुत पॉपुलर हुई चीज़ें। बल्कि एक मुकाम पर मैं भी टेम्प्ट हुआ था, मुझे एक पब्लिशर ने कहा कि जी आप बच्चों की किताब लिखें और आपको इतने पैसे, और वो इतने पैसे दे रहे थे जिससे एक माह का खर्चा चल सकता था। और वो किताब मेरा ख्याल है कि मैं 3-4 दिन में लिख सकता था। मैं बहुत माइल था, लेकिन मेरी बेगम ने, जो अक्सर साहिब मशवरे इन हवालों से मुझे देती है, उन्होंने कहा देखो अगर तुम्हें ये लत लग गई ना इजी मनी की, तो तुम फिर प्योर लिटरेचर नहीं लिखो। तो ए हमीद की वो मजबूरी थी कि उन्होंने वो सारा कुछ लिखा। और अब इसलिए उनकी शोहरत का वो ग्राफ नहीं रहा। 2-3 चीज़ें होती हैं कि एक तो जो राइटर होता है उसकी प्रेजेंस जो होती है मुआशरे में, वो भी उसको ऊपर रखती है। जो ही वो नज़रों से ओझल हुआ, अब इब्ने इंशा को कितने लोग याद करते हैं, या अख्तर शिरानी को, या आदम को, तो ये ग्राफ नीचे ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन मसलन एक उनका नावल है डरबे, पार्टीशन के हवाले से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नावल एवर रिटन, और उसका कहीं कोई तज़किरा नहीं आता। चुनाचे उनकी वो छान फटक जो थी, उनको सिर्फ रोमांटिक उसमें ख्वाबनाक राइटर के ज़ुमन में डाल के
उनकी बाकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो बुला दी गई। अब वो ये जो है निसाब वो तरतीब देने वाले या कोई फंक्शन करवाने वाले या ऐसे लोग कि जो किसी अदीब की परख कर सके, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। दूसरी बात ये भी थी कि उनका कोई अपना ग्रुप नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ग्रुप की वजह से बहुत प्रोमिनेंट हुए और बाद अज़ मर्ग भी वो ग्रुप जो है उनको प्रोजेक्ट करता रहा। चुनांचे ए हमीद साहब को मैं एक बड़ा राइटर मानता हूँ और वो अपनी क्लास के वाहिद राइटर थे। मतलब उनके बाद उतनी ख्वाबनाक बुनत फिक्शन की और किसी शख्स ने नहीं की। अब उनकी किताबें जो हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जहाँ बर्फ गिरती थी और मुझे पता नहीं काला गुलाब या क्या, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन उनके मज़ामीन मसलन उनकी अमृतसर की याद है। इट्स फैंटास्टिक। अमृतसर इज़ नॉट दैट एनी मोर, क्योंकि वो नॉस्टैल्जिया जो है ना वो उसको खूबसूरत बनाता है ना। जिस तरह हमारा नॉस्टैल्जिया लाहौर का है, उसका इंतज़ार का था, उसका बधाइयों का या क्या वो बडावी या क्या उसका नाम था, इसका किशोर का था बुलंदशहर का। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा बुलंदशहर ये गई 8-10 साल पहले, वापस आके कहने लगी कि मुझे तो बड़ी मायूसी हुई कि उसके हम ख्वाब देखते थे। थिंग्स चेंज। तो वो जो नॉस्टैल्जिया था अपना ए हमीद का, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन आई फील कि उन्होंने जो कुछ लिखा, हाँ अमेरिकानों, उन्होंने बड़ा अच्छा सफ़रनामा लिखा। अमेरिका गए, वहाँ भी दिल नहीं लगा। बुनियादी तौर पे वो एक जगह यानी जड़ें पकड़ने वाले इंसान थे। पहले उन्होंने जड़ें पकड़ी अमृतसर में, फिर लाहौर में पकड़ी। अब यहाँ से उखाड़ कर वो कहीं और जाना पसंद ही नहीं करते थे। जिस तरह एक दफ़ा चाइना गए ऑफिशियल डेलीगेशन के साथ, तो जो उनके साथ गए उनका कहना है कि ही हार्डली वेंट आउट ऑफ हिज होटल रूम। उनका मैंने एक चक्कर लगाया है और उसके बाद मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ। चुनांचे नो डाउट कि भाई ए हमीद को याद रखना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि हमारी जो भी लिखत है, मैं हमेशा जो भी क्रिएटिव टैलेंट हो मेरे आसपास, हमने वहीं से सीखा है ना, वहीं से इंस्पिरेशन हासिल की है और उनमें एक ए हमीद भी थे। बहुत शुक्रिया ताड़ साहब। नाज़रीन, बात यह है कि हमीद साहब के हवाले से बस यही बात करूंगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन है या ज़िंदगी फीकी है तो मेरा ये मशवरा होगा कि आप ए हमीद साहब को ज़रूर पढ़ें। ए हमीद ऐसे राइटर्स में उनका शुमार होता है जो ज़िंदगी से मोहब्बत करना आपको सिखाते हैं, जो आपको बताते हैं कि तमाम वो चीज़ें जिनको आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपको ऐसे लगता है जैसे ये इसी तरह ही है जैसे है, ऐसा नहीं है। उन चीज़ों के अंदर जो वैल्यू है, उसकी जो कदर कीमत है, वो उससे आपको रोशनास करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपकी जमालियाती तरबियत करते हैं, जमालियात के हवाले से हुस्न को कैसे देखना है और हुस्न की क्या जहतें हैं, ये ए हमीद साहब से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। इतने बड़े राइटर हैं। तो ए हमीद की किताबें आपको जहाँ से भी मिलती हैं वहाँ से लीजिए, अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। बहुत बहुत कमाल अदीब है। पब्लिशर्स से दरख्वास्त है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा शाया कीजिए, मार्केटिंग कीजिए, और जितने भी हमारे अदबी मेले हैं और जितने भी बुक फेस्टिवल्स हैं उन पे ए हमीद का नाम नुमाया नज़र आना चाहिए। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में।